K-Edits में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2008 की एक एक्शन, साइंस फिक्शन, थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक डेथ रेस है। ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। वर्ष 2012 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाती है और अपराध दर नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जेल प्रणाली टूटने के बिंदु पर पहुंच जाती है, इसलिए निजी निगम अब लाभ के लिए सभी सुधारात्मक सुविधाएं चलाते हैं। टर्मिनल आइलैंड पेनिटेंट्री इंटरनेट पर पिंजरे की लड़ाई की एक श्रृंखला का सीधा प्रसारण करता है और मौत से लड़ते कैदी रेटिंग सनसनी बन जाते हैं। हालांकि दर्शक जल्द ही ऊब जाते हैं और अधिक की मांग करते हैं और इस तरह डेथ रेस का जन्म होता है। एक ऐसा शो जहां कैदी अपनी स्वतंत्रता जीतने के लिए विशेष रूप से संशोधित कारों में एक दूसरे से मौत की दौड़ लगाते। अपनी आजादी जीतने के लिए आज की रेस में सिर्फ 2 कारें बची हैं। एक को नकाबपोश कैदी फ्रैंकेनस्टाइन और उसका नेविगेटर केस चला रहे हैं और दूसरी फ्रैंक का सबसे पुराना दुश्मन सेकंड मशीन गन जो चला रहा है। वे दोनों फिनिश लाइन के पास हैं और जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन किसी कारण से फ्रैंक की कार में हथियार काम नहीं कर रहे हैं। वो कार की पिछली ढाल को हटाकर काम चलाऊ व्यवस्था करता है जो को लगती है और फ्रैंक को कुछ क्षणिक लाभ दिलाती है, लेकिन जो ने अभी हार नहीं मानी है और उसके पास अभी भी आक्रामक लाभ है। कीस जानता है कि जो उन्हें नष्ट कर देगा और बाहर निकलना चाहता है, लेकिन फ्रैंक जो को जीतने से मना कर देता है, इसलिए कीस कार से बाहर निकल जाती है जब फ्रैंक फिनिश लाइन पार करता है। उसी समय जो उस पर गोली चलाता है जीत जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में विस्फोट हो जाता है। कुछ दिनों बाद औद्योगिक कर्मचारी और पूर्व दोषी जेनसन एम्स को पता चलता है कि वो जिस स्टील मिल में काम करता है वो बंद हो रही है और वे कर्मचारियों को उनके द्वारा दी जाने वाली पूरी राशि का भुगतान भी नहीं कर रहे। जैसे ही मजदूर भड़कने लगते हैं, एंटी रॉयड पुलिस आ जाती है और छोटी छोटी बातों पर उन्हें पीटना शुरू कर देती है और अपने साथ काम करने वालों को चोट लगते देख जेनसन भी लड़ाई में कूद पड़ता है और बदले में कुछ पुलिस वालों को पीट देता है। जब तक वो घर पहुंचता है तब तक रात हो चुकी होती है। अपनी पत्नी को नमस्ते कहने के बाद जेनसन ऊपर अपने बच्चे को देखता है। उसे पता नहीं कि एक नकाबपोश क्रिमिनल घर में घुसकर उसकी पत्नी को मारने का मौका ले रहा है। जब जेनसन किचन में लौटता है तो वो आदमी उसे बेहोश कर देता है, मर्डर वेपन जेनसन के हाथ में रख देता है और अपने ग्लव्स वाले हाथ से गोली चलाने का इशारा करके चला जाता है। कुछ देर बाद जेनसन उठता है और देखता है कि पुलिस उसे उसकी पत्नी के मर्डर के लिए अरेस्ट कर रही है। 6 महीने बाद जेनसन को टर्मिनल आइलैंड जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां उसे गार्ड उल्ड्रिच मिलता है जो उस पर ठंडे पानी का छिड़काव करता है, दूसरे पुलिस वाले को उसे मारने देता है और उसे 3 अन्य कैदियों के साथ एक सेल में ले जाता है जो उसे पीटना चाहते हैं। उल्ड्रिच उसे देखने आता है। वो उसे मुसीबत में देखकर आनंद लेना चाहता है, लेकिन जेनसन एक अच्छा लड़ाकू है और उसने अपने सभी सेलमेट्स को बाहर कर दिया है। अगली सुबह जेनसन नाश्ता करने के लिए चाउ हॉल में जाता है, जबकि कोच, गनर और लिस्ट्स उसे देख रहे होते हैं, जो जेनसन को एक पूर्व रिकॉर्ड धारक ड्राइवर के रूप में पहचानते हैं जिसने उसका करियर खत्म कर दिया था। हॉल अचानक शांत हो जाता है जब पचेंको और उसका दोस्त जेनसन को उकसाने के लिए उसके पास आते हैं। पहले उसके खाने पर थूकते हैं, फिर उसे एक महिला हत्यारा और बच्चों का उत्पीड़न करने वाला कहते हैं। जेनसन पैचेंको को पीटने के लिए उस पर कूद पड़ता है, लेकिन जल्द ही पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं, जो जेनसन को जेल वार्डन क्लेयर हेनेसी के पास ले जाते हैं। उसने जेनसन का रिकॉर्ड देखा है और जानती है कि वो एक शानदार ड्राइवर है, इसलिए वो उसे एक प्रस्ताव देती है। वो चाहती है कि वो नया फ्रैंकेस्टाइन बने। असली फ्रैंकेस्टाइन की उसकी अंतिम दौड़ के बाद ऑपरेशन टेबल पर मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी ये नहीं जानता है, इसलिए कोई भी मुखौटे के नीचे उसकी जगह ले सकता है। फ्रैंक दर्शकों का पसंदीदा और एक बहुत ही प्रेरणादायक किंवदंती था। यही वजह है कि हेनेसी नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि वो मर चुका है। उसे किंवदंती को जारी रखने और रेटिंग्स को वापस लाने की आवश्यकता है, जो असली फ्रैंक की मृत्यु के बाद से काफी गिर गई है। नियम कहते हैं कि यदि आप 5 दौड़ जीतते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता अर्जित करते हैं, इसलिए जेनसन को केवल एक और जीतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि फ्रैंकेस्टाइन के पास पहले से ही 4 दौड़ थीं। जेनसन अभी भी इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में अनिश्चित है, लेकिन हेनेसी ने उसे एकांत कारावास की धमकी दी है यदि उसने स्वीकार नहीं किया, ताकि वो किसी को उसका रहस्य नहीं बता सके। जेनसन के पास इसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद उसे जेल की ऑटो शॉप में ले जाया जाता है, जहां उसे कोच और उसके आदमियों से मिलवाया जाता है, जो फ्रैंकेस्टाइन की कार के मैकेनिक हैं और जेनसन को बुनियादी बातें समझाएंगे। प्रत्येक टीम का अपना गड्ढा है और कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करता। वहां एक विशाल दुकान भी है जहां हेनेसी 1 महीने से गुप्त रूप से कुछ बना रहा है।
केवल जो लोग जेनसेन को नया फ्रैंकेनस्टीन जानते हैं वे उसकी टीम और बहुत कम गार्ड हैं, क्योंकि जेल पर हेनेसी की शक्ति पूरी तरह से है। फिर कोच उसे वो कार दिखाता है जो वो चलाएगा, एक संशोधित मस्टैंग V8 फास्टबैक। ये विभिन्न प्रकार के रक्षात्मक और आक्रामक गैजेट के साथ आता है, लेकिन ये दौड़ के दिन तक बारूद से लोड नहीं होता है ताकि कैदी भागने की कोशिश करने के लिए इसका उपयोग न कर सकें। वैसे भी ऐसा करना असंभव है क्योंकि जेल एक द्वीप पर है, इसलिए बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक छोटे से पुल के माध्यम से है जो जेल ब्रेक के पहले संकेत पर पुलिस कारों और हेलीकॉप्टरों से भर जाएगा। दौड़ में 3 चरण हैं। पहले 2 के दौरान उसे अधिक से अधिक प्रतिद्वंदियों से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए और तीसरे के दौरान फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए गति ही कुंजी है। सभी ड्राइवरों की गिनती एक नेविगेटर साथी के साथ होती है, जो कि महिलाओं के सुविधा केंद्र से लाई गई लड़कियां होती हैं। इस नियम का एक अपवाद जो है, जो एक लड़की के बजाय एक साथी टीम के सदस्य को नेविगेटर के रूप में रखना पसंद करता है, क्योंकि वो इतनी तेजी से उनसे गुजरता है कि ये दर्शकों को डरा देता है। लिस्ट्स ने जेनसन को सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवरों के बारे में बताना शुरू किया, जो सभी उनके साथ यार्ड में हैं। वहां 14 की एक ट्रायड सदस्य और MIT स्नातक हैं। हेक्टर ग्रिम, एक प्रमाणित मनोरोगी जो हेनेसी की पूजा करता है। स्लोवो पचेंको, जेल में आर्यन ब्रदरहुड का नेता। और ट्रेविस कोल्ट, एक अपमानित पूर्व नैस्कार सुपरस्टार। उनकी बातचीत अचानक बाधित होती है जब जो और उसकी टीम जेनसन का अपमान करने के लिए आती है और फ्रैंकेनस्टाइन के लिए एक संदेश छोड़ती है कि ये दौड़ केवल उन दोनों के बीच है। फिलहाल एक वैन कुछ कैदियों को वापस लाती है जो काम कर रहे थे, और जेनसन ने उनकी कलाई पर कुछ अजीब बात देखी। उनके पास GPS ट्रैकिंग कंगन है और उन्हें देखकर उसे एहसास होता है कि जिस आदमी ने उसकी पत्नी को मार डाला था उसने भी एक पहना हुआ था। जब अंततः पहले रेस चरण का दिन आता है तो जेनसन को फ्रैंक के कपड़े, मुखौटा और यहां तक कि पहनने के लिए उसकी अंगूठी भी दी जाती है, और उसकी उपस्थिति मात्र से शो के खोए हुए सभी दर्शक वापस आ जाते हैं। कोच उसे अन्य ड्राइवरों से बात ना करने के लिए कहता है क्योंकि फ्रैंक नहीं करता था, ये उसके रहस्य का हिस्सा था। लेकिन उसे कार के अंदर अपना मुखौटा उतारने की इजाजत है क्योंकि खिड़कियां मिरर वाले कांच की बनी हैं और केस को भी ये रहस्य पता है। तैयार होने के दौरान जेनसन उससे पूछता है कि वो जेल में किस लिए है, और वो स्वीकार करती है कि उसने एक पुलिस वाले को मार डाला था क्योंकि वो उसका बुरा पति था। दौड़ एक क्षण बाद शुरू होती है और चूंकि हथियार 3 लैप में से दूसरे लैप तक सक्रिय नहीं होते हैं, इसलिए शुरुआत बहुत हिंसक नहीं होती है। हालांकि ड्राइवर अभी भी एक दूसरे को ट्रैक से धक्का देने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र की कीस की ज्ञान के कारण जेनसन के लिए सबसे आगे जो के साथ आमने सामने जाना आसान है। तभी हेनेसी ढाल और हथियारों को चालू करता है जो जमीन पर मैनहोल हैं, जहां एक चालक को अपनी कार गैजेट को सक्रिय करने के लिए चारों पहियों से गुजरना पड़ता है। जल्द ही ट्रैक पर खुली आग होती है और जब हेनेसी डेथ हेड को भी सक्रिय करता है, ग्रिम एक नाबालिग चालक को उसकी कार को उसके सामने धक्का देकर मार देता है। वो जो की कार पर तेल की बौछार करने के बाद उसे भी पीछे कर देता है, लेकिन वो रेस हार जाता है जब 14 की उसे एक मिसाइल से ट्रैक से धक्का दे देता है और जो उसे कुचल देता है। इस बीच जेनसन हथियारों को सक्रिय करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मशीन गन फंस जाती है, इसलिए कीस इसे ठीक करने के लिए कार की हुड पर चढ़ जाता है, जिससे अन्य लोग उस पर अपनी गोलियां केंद्रित कर देते हैं। जेनसन की कौशल उसे उन सभी को चकमा देने की अनुमति देते हैं और केस बाद में सेफ होकर पैसेंजर सीट पर लौट आता है। जेनसन कोल्ट से एक डिफेंस मैनहोल चुरा लेता है, लेकिन जैसा फ्रैंक के साथ हुआ था, उसका कोई भी डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा और पीछे की शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। सौभाग्य से जेनसन को मौके पर ही एक योजना सूझती है। वो केस से नोपाम को खोलकर अपनी गोद में बैठाता है ताकि वो नेपाम के साथ उसकी कुर्सी को गिरा सके। ये कोल्ट की कार है जो टकराती है, और अब क्योंकि ये नेपाम से ढक गई है, केस कार का लाइटर उस पर फेंकता है, जिससे उसमें आग लग जाती है और वो खुद रेस से बाहर हो जाता है। कोल्ट के चले जाने के बाद जेनसन फिर से जो के साथ आमने सामने होता है, लेकिन वो अचानक पचेंको से विचलित हो जाता है, जो उसी हाथ का इशारा करता है जो उस आदमी ने जाने से पहले उसकी ओर किया था, जिसने उसकी पत्नी को मार डाला था। जो इसका फायदा उठाता है और जेनसन की कार को पीछे धकेल देता है, जिससे वो अंतिम स्थान पर आ जाता है, जबकि पचेंको को पहला स्थान मिलता है। 3 ड्राइवर मर जाते हैं और 6 दूसरे चरण के लिए बचे हैं। दौड़ के बाद कोच और उसके आदमी कार की जांच करते हैं और देखते हैं कि गैजेट सही तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए ये स्पष्ट नहीं होता है कि जब उन्हें करना था तो वे सक्रिय क्यों नहीं हुए। जेनसन हेनेसी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो अब और रेस नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है वो इसे स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी और जिस पालक घर में वो गई है उसकी एक तस्वीर दिखाती है। जेनसन को याद दिलाती है कि अगर वो अपनी बेटी को फिर से देखना चाहता है तो उसे साथ खेलना चाहिए। इसके बारे में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होने पर जेनसन वापस यार्ड में जाता है, जहां वो कोच के साथ बातचीत करता है और उससे पूछता है कि वो नंबर क्यों नहीं पहनता है।
कोच समझाता है कि वो तकनीकी रूप से अब कैदी नहीं है। वो 3 साल पहले पैरोल के लिए योग्य था, लेकिन वो खुद को गेट पार करने के लिए नहीं ला सका। दुनिया बहुत ज्यादा बदल गई थी और वो जातियों की परिचितता को पसंद करता था। वो ये भी विश्वास नहीं करता कि जेनसेन ने अपनी पत्नी को मार डाला। बाद में शाम को कार पर काम करते समय जेनसेन पचेंको को गुजरते हुए देखता है। पास से गुजरते हुए वो जेनसेन का पीछा करते हुए उसके गड्ढे तक पहुंच जाता है, जहां उसे पेचेंको की टीम पकड़ लेती है। वो जेनसेन को 1-2 बार घूंसा मारता है और फिर एक भारी औजार लेकर उसका सिर फोड़ देता है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि हेनेसी उसके संरक्षण में है या नहीं, लेकिन लिस्ट उसे रोक देता है, जो उसकी पीठ पर पेन से वार करता है। जेनसेन ध्यान भटकाने का फायदा उठाकर जमीन से एक धातु का टुकड़ा उठाता है और अपने अपहरणकर्ता को चाकू मार देता है। फिर वो उसे और उसके दोस्त को बेहोश कर देता है और फिर पचेंको के पीछे जाता है। वो उसे घूंसे मारता है, उसे इधर उधर फेंकता है और उसे विभिन्न बक्सों से मारता है, जब तक कि पचेंको ये स्वीकार नहीं कर लेता कि हेनेसी ने उसे अपनी पत्नी को मारने के लिए मजबूर किया था और उल्रिच ही उसे वहां ले गया था। जब जेनसेन बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए तैयार होता है तो उल्रिच एक अन्य गार्ड के साथ आता है और लड़ाई रोक देता है। अगले दिन दौड़ के दूसरे चरण के शुरू होने से ठीक पहले पचेंको ने उसी हाथ के इशारे से जेनसेन को छेड़ा। हालांकि जेनसेन उकसावे में नहीं आता है। वास्तव में वो उद्देश्य पर धीरे धीरे गाड़ी चलाना शुरू कर देता है और एक सुरंग लेता है ताकि वो केस से निजी तौर पर बात कर सके। वो सोचता है कि क्या उसने फ्रैंक को मार दिया, क्योंकि उसे ये संदिग्ध लगता है कि कार के गैजेट ने लगातार 2 दौड़ में खराबी की और वो उसे कार से बाहर निकालने की धमकी देता है अगर उसने जवाब नहीं दिया। केस ने फ्रैंक के पीछे के हथियारों में तोड़फोड़ करने की बात स्वीकार की, क्योंकि हेनेसी उसे उसकी स्वतंत्रता का इनाम देगा। हालांकि लक्ष्य कभी भी फ्रैंक को मारना नहीं था। वो एक दुर्घटना थी जो उसके द्वारा बिना हथियारों की जीतने की कोशिश करने के कारण हुई थी। हेनेसी का लक्ष्य उसे जेल में रखने के लिए उसे हराना था। पब्लिक के लिए रेसिंग। अब जब उसे अपना जवाब मिल गया है तो जेनसेन स्पीड बढ़ा देता है और आसानी से रेस में वापस आ जाता है, अभी के लिए जो को इग्नोर करते हुए। इस बार उसका मकसद पेचेंको है। उन दोनों की एक दूसरे को ट्रैक से धक्का देने की असफल कोशिश के बाद जेनसेन आगे बढ़ता है और बचाव के बजाय हथियारों के मैनहोल में चला जाता है। इससे हर कोई भ्रमित हो जाता है, क्योंकि हथियार कार के सामने होते हैं। इसलिए जेनसेन अचानक कार को घुमाकर और पीछे की ओर ड्राइविंग करते हुए पचेंको पर गोलियां चलाकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देता है। दूसरी कार को पर्याप्त नुकसान पहुंचाने के बाद वो फिर से मुड़ता है और धुएं से टकराता है, जिससे पचेंको एक कंक्रीट अवरोधक से टकरा जाता है। तब जेनसेन अपनी कार रोकता है और पचेंको के पास जाने और अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए उसकी गर्दन तोड़ने के लिए बाहर निकलता है। इसके बीच और जो ने दौड़ के बीच में अपने नेविगेटर को बदलने का फैसला किया, हेनेसी ने फैसला किया कि ये सही समय है उस चीज को छोड़ने का जो वो इतने समय से बना रही थी। चूंकि ये वार्डन का है, इसलिए इसे इमारतों के अंदर जाने की अनुमति का भी लाभ है, जो इसे शॉर्टकट लेने और दौड़ में सबसे आगे आने देता है। ड्रेडनॉट धीरे धीरे 14 की नेविगेटर को मारता है, फिर उसकी कार को जंजीरों से पकड़ लेता है और उस पर तब तक गोली चलाता है जब तक कि वो फट ना जाए, जिसका मतलब है कि केवल जेनसेन और जो ही बचे हैं। कोई रास्ता नहीं है कि वे बिना किसी उचित योजना की ऐसी राक्षस को हरा सकें। इसलिए जेनसेन ने लिस्ट से अपने कम्युनिकेटर को जो की कार से जोड़ने के लिए कहा और वे साथ काम करने के लिए सहमत हुए। वे अपनी कारों के साथ ट्रक को घेर लेते हैं, किसी भी आने वाले हमले से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, और जब उनके सामने एक जाल मैनहोल दिखाई देता है तो उनमें से हर एक अपने 2 पहियों से उस पर प्रहार करते हैं, जिससे उसे सक्रिय करने के लिए आवश्यक 4 पहिए मिल जाते हैं। इससे नल ऊपर आ जाता है और ट्रक उससे टकरा जाता है। अब दौड़ का दूसरा चरण समाप्त हो गया है और जेनसेन और जो तीसरे चरण में पहुंचने वाले एकमात्र ड्राइवर होंगे। बाद में शाम को जो जेनसेन के गड्ढे पर आता है और उसकी आवाज को संदिग्ध रूप से फ्रैंक की तरह बताता है, लेकिन वो जवाब के लिए जोर नहीं देता। इस बीच उल्रिच और हेनेसी फैसला करते हैं कि उन्हें जेनसेन को मारने की जरूरत है, क्योंकि फ्रैंकस्टीन का मुखौटा अभी भी भविष्य में किसी और द्वारा पहना जा सकता है। अगले दिन दौड़ शुरू होने से पहले उल्रिच जेनसेन की कार के नीचे एक बम रख देता है, जबकि हेनेसी रेसिंग को अपनी जिंदगी का मकसद बताते हुए सबका ध्यान भटकाते हैं। जब वो उल्लेख करती है कि ये पहली बार हो सकता है कि कोई 5वीं जीत के साथ अपनी आज़ादी जीत सकता है, जेनसेन को पता चलता है कि वे हमेशा दौड़ में धांधली करते हैं ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर किया जा सके जो संभवतः 5वीं बार जीत सकता है, और इसीलिए पहले किसी ने इसे हासिल नहीं किया है, जिसका मतलब है कि उसे आज जीतने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कोच इस निष्कर्ष को सुनता है और एक बार जब उन्हें ऑटो शॉप में वापस जाने की इजाजत मिल जाती है तो वो जेनसेन को ग्रिम की मौत की वीडियो पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण दिखाने का फैसला करता है। इससे उसे एक योजना के लिए एक विचार आता है और वो लिस्ट से जो के गड्ढे में जाने से पहले अपनी कार में आधा गैलन रिजर्व टैंक जोड़ने के लिए कहता है, ताकि वो उससे फिर से उसके साथ सहयोग करने के लिए कह सके। जबकि जेनसेन फ्रैंक के कपड़े बदल रहा है, हेनेसी उसे अपने रिहाई के कागजात देने और उसे एक नया प्रस्ताव देने के लिए उससे मिलने जाती है। वो दावा करती है कि वो पिता बनने लायक नहीं है और एक पूर्व अपराधी अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन नहीं दे सकता, इसलिए वहीं रहना प्रेम का एक अविश्वसनीय निस्वार्थ कार्य होगा। जेनसेन उसे अभी तक कोई जवाब दिए बिना दौड़ में शामिल होने जाता है, लेकिन वो रिहाई के कागजात अपनी जेब में रख लेता है। जब वो अपनी कार में बैठता है, केस ने स्वीकार किया कि हेनेसी ने भी उससे बात की थी और उससे कहा था कि अगर जेनसेन जीतने वाला हो तो वो उसे रोके, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करता। जैसे ही दौड़ शुरू होती है, उल्रिच मैनहोल को नियंत्रित करना शुरू कर देता है ताकि वे केवल तभी सक्रिय हों जब जो उनके ऊपर से जाता है। वो जैसे ही सक्षम होता है, जेनसेन पर गोलियां चलाता है, उसकी पिछली ढाल को इतना नुकसान पहुंचाता है कि जेनसेन इसे गिराने का फैसला करता है। हालांकि जो आसानी से इसे चकमा दे देता है, क्योंकि वो पहले ही फ्रैंक द्वारा ऐसा ही करने की चाल सीख चुका होता है। दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए हेनेसी जेनसेन के लिए एक रक्षा मैनहोल सक्रिय करता है, लेकिन जो इस पर एक रॉकेट लॉन्च करता है जिससे ये नष्ट हो जाता है। उसके पास और भी रॉकेट हैं और वो उन सभी को जेनसेन पर लॉन्च करता है, जो उन्हें चकमा देता है और उन्हें एक दीवार से टकराने देता है। इसलिए आज जेनसेन और जो अपने हमलों का हिसाब लगा रही थी ताकि वे कमजोर जगह पर उतर सकें, और अब रॉकेट ने अंतिम प्रहार किया जो एक छेद खोल देता है और उन्हें जेल से भागने की अनुमति देता है। गुस्से में हेनेसी ने धारा को रोक दिया और बम डेटोनेटर को दबाने से पहले सभी उपलब्ध पुलिस को उनके पीछे भेज दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोच और उसके लोगों ने पहले ही कार से बम निकालकर उसे निष्क्रिय कर दिया था। जो और जेनसेन पुल तक पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस की कारें करीब आ रही हैं। तो अब उसके प्लान का अगला हिस्सा करने का समय आ गया है। जेनसन उस एक्स्ट्रा आधे गैलन के रिजर्व टैंक को छोड़ देता है जो उनके पीछे की कारों से टकराता है, जिससे एक धमाका होता है और आग की एक दीवार बन जाती है जो किसी भी दूसरी कार को उनका पीछा करने से रोकती है। दोनों कैदी पुल के गेट पार करने और दो अलग अलग रास्ते लेने में कामयाब हो जाते हैं ताकि सभी हेलीकॉप्टर सिर्फ जेनसन का पीछा करें, जो दोनों में सबसे जरूरी है। जैसे ही जो गाड़ी चलाकर चला जाता है, केस जेनसन की प्लान के आखिरी हिस्से में मदद करने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो फ्रैंक की एहसानमंद है और हेनेसी ने उसे पहले ही रिलीज पेपर्स दे दिए हैं, इसलिए वे उसे जाने देने के लिए मजबूर होंगे। जब वे कुछ निर्माण क्रेन के पास से गुजर रहे होते हैं, जेनसन उनकी छाया के नीचे कार से कूद जाता है और वहीं छिप जाता है, जबकि केस उसकी जगह स्टीयरिंग पर ले लेता है। हेलीकॉप्टरों द्वारा आग की दीवार से उसे रोकने से पहले वो केवल कुछ मील और ड्राइव करने पाती है, लेकिन जब वो हाथ ऊपर करके कार से बाहर आती है तो उसने फ्रैंक के कपड़े और मुखौटा पहना हुआ होता है। चूंकि अधिकांश लोगों को पहचान के आदान प्रदान के बारे में पता नहीं है, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे वापस जेल ले जाती है, जिससे जेनसन भागने में सक्षम हो जाता है और जो से मिलता है ताकि वे एक साथ मालगाड़ी में सवार हो सकें। जेल कार्यालयों में वापस उल्रिक कहता है कि रेटिंग चार्ट से बाहर हैं और बधाई उपहार पहले से ही आ रहे हैं। हेनेसी अपने साथ लाई उपहार बॉक्स को खोलता है और उसमें बम पाता है जिसे उल्रिक ने जेनसन की कार के नीचे रखा था, जो फिर फट जाता है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। हर ट्रैक पर कोच को डेटोनेटर दबाते हुए देखा जा सकता है। 6 महीने बाद वे अपनी स्वयं की ऑटो शॉप में मैकेनिक के रूप में एक साथ काम करते हैं और जेनसन ने अपनी बेटी की कस्टडी वापस पा ली है। उसकी रिहाई के कागजात अंततः संसाधित होने के बाद केस उनसे मिलने भी जाती है और उनके देखने के लिए एक रेसिंग कार भी लाती है।